नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि करो कोशिश से याराना, करो कोशिश से याराना, यह कोशिश ही रंग लाएगी। जब भी मिले हर रण में हार, जब भी मिले हर रण में हार, कोशिश ही जिताएगी। और निश्चित रूप से हम भी एक कोशिश कर रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी आगामी भर्ती परीक्षा विशेष रूप से सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एलएम ज्योग्राफी एक एमसीक्यू की कोशिश कर रहा है कि एमसीक्यू में ज्योग्राफी के जो प्रश्न, चाहे वह भारत के भूगोल से संबंधित हो, विश्व के भूगोल से संबंधित हो या फिर राजस्थान के भूगोल से संबंधित हो, परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं हो और वर्तमान के बदलते पेपर पैटर्न में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को देखते हुए हमने प्रश्नों की यह एक सीरीज शुरू की है, जो कि विशेष रूप से आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में जीके के पेपर में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उस पर हम लोग बात करें। और इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत के अपवाह तंत्र। सामान्यतः जब अपवाह तंत्र को लेकर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी नदियों को पढ़ते हैं और एक एक नदी के एक एक डाटा को, आंकड़ों को याद करते हैं, जबकि हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, नदियां नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अपवाह तंत्र को लेकर क्या प्रश्न आएंगे, क्योंकि सामान्य विद्यार्थी अपवाह तंत्र को नहीं जानता है। वह नदियों का अध्ययन करता है, लेकिन अपवाह तंत्र और नदी में जो एक अंतर है, वह अंतर जिसको समझ में आ जाए वह विद्यार्थी परीक्षा में गलती नहीं करेगा। उसे प्रश्न की प्रकृति भी पता रहेगी कि क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और वर्तमान के बदलते परीक्षा पैटर्न और एनसीईआरटी आधारित जो हमारी शैक्षणिक प्रणाली में जो पुस्तकें चल रही है, उन पुस्तकों को आधार बना के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को हम एक श्रृंखलाबद्ध रूप से लेकर आए। अब देखिए, जब हम भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं तो भारत के अपवाह तंत्र में सबसे पहले तो अपवाह तंत्र को लेकर क्या पूछेगा। जब हम अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह तंत्र का अर्थ क्या होता है। अपवाह तंत्र का अर्थ होता है कि कोई भी एक निश्चित वाहिका, यानी कि मुख्य नदी, उसकी सहायक और उप सहायक नदियां जब किसी क्षेत्र से जल को बहाकर ले जाती है, जल को प्रवाहित करती है, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। एक नदी के बारे में यदि आप अध्ययन करते हैं तो वह अपवाह क्षेत्र होता है कि जब कोई निश्चित वाहिनी या फिर कोई मुख्य नदी किसी क्षेत्र से जल को बहाकर ले जाती है तो वह उस नदी का अपवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। जबकि हम अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं तो अपवाह तंत्र में जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं मुख्य नदी का, उसकी सहायक और उप सहायक नदियों को जोड़ के प्रश्न पूछे जाते हैं। और वर्तमान के बदलते परीक्षा पैटर्न में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, सहायक या उसकी उप सहायक नदियों को लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत के अपवाह तंत्र के बारे में कि भारत के अपवाह तंत्र को लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। 4 कथन है, उनमें से कौन सा कथन असत्य कथन है। सबसे पहला ए, हिमालय तंत्र की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप के लिए जानी जाती है। बी, हिमालय तंत्र की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। सी, प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। और डी, हिमालय तंत्र
नदी तंत्र में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी तंत्र शामिल है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। लेकिन जब हम भारत की बात करें तो यहां पर जो समझने की बात है वह है कि जब हम भारत के अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो भारत के अपवाह तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? एक तो हिमालय नदी तंत्र कहते हैं और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहते हैं। अब जो हिमालय नदी तंत्र है यह पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण मानी जाती है। अब पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का मतलब है कि नदियां जहां से निकलती है या जहां प्रवाहित हो रही है उस क्षेत्र के निर्माण से पहले भी वह नदियां वहां से प्रवाहित, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले यहां पर नदियां प्रवाहित होती थी और हिमालय की उत्पत्ति के बाद में भी वह प्रवाहित हो रही है। इसीलिए हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं उन्हें पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत जाना जाता है। और जब हम पूर्ववर्ती हिमालय तंत्र की नदियों की बात करते हैं तो हिमालय नदी तंत्र को हम तीन श्रेणियों में बांटते हैं। एक कहलाता है सिंधु नदी तंत्र कहलाता है, एक गंगा नदी तंत्र कहलाता है और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहलाता है। और जब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है यह अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण माना जाता है कि प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां अपने पुराने मार्ग पर जो चट्टानें हैं, जो लावा की चट्टानें, उन चट्टानों को तोड़ती हुई भ्रंश के सहारे सारे अपने पुराने पूर्ववर्ती मार्ग में प्रवाहित होती है। इसीलिए यह अपने पुराने मार्ग का अनुसरण करती है, इसीलिए इसे अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना। और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां हैं, इन्हें हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में? दो। एक कहलाती है अरब सागरीय और एक कहलाती है बंगाल की खाड़ी। अब जब हम हिमालय तंत्र और प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां यानी कि भारत की नदियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, चाहे वह प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां हो चाहे वह हिमालय तंत्र की, जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है वह डेल्टा का निर्माण करती है और जो अरब सागर में गिरती है वह एचुरी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो अब समझना, प्रश्न के अनुसार हिमालय तंत्र की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप के लिए जानी जाती हैं। यह सही है कि हिमालय तंत्र की नदियां
अपवाह प्रतिरूप का भाग है। सेकंड, हिमालय तंत्र की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। अब समझना यहां से, डेल्टा का निर्माण कौन करेगी? जो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो लंबे मार्ग का अनुसरण करती है, वे नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन हिमालय तंत्र की नदियां कुछ तो कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में, लेकिन सिंधु नदी तंत्र किसमें आ रहा है? इसलिए ध्यान रखना, हिमालय तंत्र की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है, यह कथन असत्य है। हिमालय तंत्र की नदियों के अलावा प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां भी जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं और एच्चुरी का भी निर्माण करती है। इसीलिए यह कथन क्या है? गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? बी। क्यों? क्योंकि इसके बाद यदि बात करें, प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप के लिए जानी जाती है, और हिमालय तंत्र की नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी तंत्र शामिल है। सिंधु, गंगा और यह हिमालय नदी तंत्र में आता है। और इसलिए ध्यान रखना, एक प्रश्न की लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और यदि आपने प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से समझ रखा है तो ही हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर सही दे। क्योंकि आप में से कई विद्यार्थी कहेंगे सर यह भी कथन सत्य है, लेकिन ध्यान रखना, डेल्टा और एच्चुरी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट है कि वे नदियां जो लंबा मार्ग तय करती है, वह किसमें? नदी के मुहाने पर अपने द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव करती है, और उससे जो संरचना का निर्माण होती है, जो कि खादर का एक विस्तार माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। लेकिन हिमालय तंत्र की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है? नहीं। डेल्टा का निर्माण वे नदियां करेगी जो बंगाल की खाड़ी में, और हिमालय तंत्र की नदियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में तो कहें तो डेल्टा का निर्माण करेगी, लेकिन सिंधु नदी जो तंत्र है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और इसीलिए जो है यह कथन क्या है? असत्य। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, वह भी डेल्टा का निर्माण करती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसीलिए पूरे अपवाह तंत्र को समझने की कोशिश करना कि अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है, हिमालय नदी तंत्र में कौन सा आएगा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन सा आएगा, उसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं, और उसमें से कौन सी डेल्टा का निर्माण करेगी, कौन से एच्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। अब इसको समझना, ए हिमालय पर्वत, बी अमरकंटक की पहाड़ियां, सी सांबर झील, डी पश्चिमी घाट। अब 90% विद्यार्थी इससे नहीं पढ़ते। जैसे ही भारत का ड्रेनेज सिस्टम लिखा हुआ आता है वह नदियों को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन यदि आप भारत के अपवाह को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में भी सबसे पहले अपवाह प्रतिरूप को समझाया गया है कि कौन कौन सा अपवाह प्रतिरूप है और भारत में कौन सी नदियां किस अपवाह प्रतिरूप के लिए जानी जाती है। तो हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं उनको तो हम क्या कहते हैं कि वह पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण मानी जाती है। प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप के लिए, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी नदियां जो कि या ऐसे क्षेत्र जो विशेष प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करते हैं, तो इसमें से अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब समझना यहां से अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का अर्थ क्या होता है, और जब हम अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी यहां कोई एक पर्वतीय क्षेत्र है, किसी भी एक क्षेत्र से यदि चारों दिशाओं में एक नदी यहां से निकलती है इस प्रकार से बहती है, एक नदी यहां से निकलती है इस प्रकार से बहती है, एक नदी यहां से निकलती है इस प्रकार से बहती है, एक नदी इस प्रकार से बहती है, यानी कि ऐसा प्रतिरूप अपवाह प्रतिरूप जिसके चारों ओर से नदियां निकलती है, चारों दिशाओं में नदियां बहती है, उसे हम क्या कहते हैं?
अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, जिसे सामान्यतः आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्य अपवाह प्रतिरूप। और भारत में जो ऐसा प्रतिरूप हमें दिखाई देता है वह दो जगह है। एक तो है अमरकंटक की पहाड़ियां, जो मैकाले की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम अमरकंटक कहते हैं। अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पर हैं? छत्तीसगढ़ में है। और यह किसका भाग मानी जाती है? यह मैकाले की जो पहाड़ियां हैं उनका यह भाग मानी जाती है। और मैकाले के पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की चोटी पहाड़ी। और इस पहाड़ी से एक तो सोन नदी निकलती है। कौन सी? सोन नदी, जो गंगा की सहायक नदी है। एक नर्मदा नदी निकलती है जो भ्रंश घाटी में बहती है। एक इंद्रावती नदी निकलती है और एक महानदी निकलती है। यानी कि इस अमरकंटक की पहाड़ियों के चारों ओर से दिशाओं में नदियां प्रवाहित होती है। यहां से निकलने के बाद चारों दिशाओं में जाती हैं। यानी कि अपकेंद्रण होता है। नदियां एक क्षेत्र से अन्य दिशाओं में फैलती है। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? बी, कि अमरकंटक की पहाड़ियां अर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण मानी जाती है। और दूसरा जो इसका उदाहरण है वह है रांची का पठार। ध्यान रखना, रांची का पठार, इसके चारों ओर भी जो है नदियां निकलती हैं। तो इस तरह से रांची का पठार और अमरकंटक की जो पहाड़ियां यह अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण मानी जाती है। अब देखिए, हम बात करते हैं हिमालय की। हिमालय जो पर्वत है यह पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण माना जाता है। यह ध्यान रखना, सांबर झील है, यह अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण मानी जाती है। और क्यों? क्योंकि जो सांबर झील है, यहां जो सांबर झील है इसमें चारों दिशाओं से जो है नदियां आकर इसमें क्या होती हैं। तो अब यहां पर ध्यान रखना कि अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का विपरीत क्या होता है? विलोम होता है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। और इसका जो उदाहरण है वह कौन सा है? सांबर झील है। सांबर झील। और ये इसलिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है क्योंकि सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र भी है। और यह एक रामसर साइट भी है। राजस्थान की दूसरी रामसर साइट, पहली केवलादेव घना पक्षी विहार, दूसरी सांबर झील। और सांबर झील के अलावा राजस्थान में दो नए रामसर साइट आर्द्र भूमि क्षेत्र वेटलैंड की भी घोषणा की गई है, जिसमें एक तो केवलादेव सबसे पहली, सांबर झील दूसरी, तीसरी है खीचन और चौथी है मैनार। खीचन जो कि कुर्जा पक्षी साइबेरियन सारस के लिए जानी जाती है, जो कि फलोदी के अंतर्गत आता है, फलोदी जिले में है। और मैनार जो कि पक्षियों के गांव के रूप में जाना जाता है और जहां की तलवारों की गैर विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, उदयपुर में है।
तो इस तरह से ध्यान रखना कि सांबर झील न केवल उद्योग के अंतर्गत, खारे पानी की झीलों के अंतर्गत, बल्कि रामसर साइट के अंतर्गत भी पूछा जाता है। और हमें इसे भारत के संदर्भ में अपवाह प्रतिरूप में भी पूछा जाता है। तो सांबर झील अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है और अमरकंटक की पहाड़ियां यह अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का। और पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है, अब समझना यहां से, यह जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है, यह जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप के लिए जाना जाता है। तो यह ध्यान रखना, भारत के अपवाह तंत्र को आप पढ़ें तो पहले अपवाह प्रतिरूप को समझने की कोशिश करें कि कौन कौन सा अपवाह प्रतिरूप कहां कहां है या उसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन से हैं। क्लियर? तो क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से दुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। दुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी चंबल नदी, डी नर्मदा नदी। अब सबसे पहले तो कई विद्यार्थियों को यह शब्द भी नहीं समझ में आया होगा कि दुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप होता क्या है। अब समझना यहां से दुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, द्रुमा अपवाह प्रतिरूप, जिसे सामान्य शब्दों में कहा जाता है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। यानी कि मुख्य नदी और सहायक नदियां जिस क्षेत्र में बहती है, उस क्षेत्र को जब आप देखते हैं तो उन नदियों को एक वृक्ष के जाल के रूप में या द्रुमाकृतिक, द्रुम यानी घास के जड़ों के रूप में आप देखते हैं। यानी कि इस प्रकार से जब हम चंबल नदी का अध्ययन करते हैं तो चंबल नदी इस तरीके से जो है बहती है, यहां चंबल नदी। और जब चंबल की सहायक नदियों का अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार से चंबल की सहायक नदियां मिलती है। इस तरह से अब यहां जो आपको एक है वृक्ष के समान दिखाई जाएगा, वृक्षाकार, और इसे ही हम क्या कहते हैं, द्रुमाकृतिक। और द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार जो अपवाह तंत्र है उसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, सही उत्तर है सी, चंबल नदी तंत्र एक तरह से द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। अब यदि कहें महानदी, तो महानदी जो है यह एक तरह से आर्य अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यह पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण मानी जाती है। नर्मदा नदी यह आर्य अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हमें भारत में जो विशेष रूप से पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप, अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप, द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप और एक होता है अध्यारोपित। और अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप में सामान्यतः प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आती है, जैसे चंबल नदी है जो कि पहले जिस मार्ग में बह रही थी वहां पर भ्रंश घाटी को तोड़ते हुए प्रवाहित होती है।
उसे हम अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप कहते हैं, जिसमें चंबल नदी है, नर्मदा नदी है, सोन नदियां हैं, यह सब उसी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हमें एक तो अफवाह तंत्र के बारे में, अफवाह प्रतिरूप के बारे में नदियों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम कहते हैं कि भारत में दो प्रकार का अफवाह तंत्र है, एक हिमालय नदी तंत्र है, एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो अब हिमालय नदी तंत्र को लेके क्या प्रश्न बनते हैं और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को लेके क्या प्रश्न बनते हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमिलित की पहचान करें। ए, बारी दोआब, व्यास और रावी, बिष्ट दोआब, व्यास और चिनाब, रचना दोआब, रावी और व्यास, डी, छाछ दोआब, चिनाब और झेलम। अब इसमें से कौन सा असुमिलित युग्म है? अब यहां समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करते हैं, किसका? सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी तंत्र इस तरीके से जो है प्रवाहित होती है। यहां सिंधु नदी है, जो कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है, जिसके एक और लद्दाख श्रेणी है, एक और जास्कर श्रेणी, इनके मध्य यह प्रवाहित होती है। और भारत की ओर से सिंधु में जो नदियां मिलती है उसमें सबसे प्रमुख नदी है वह है चिनाब नदी, जो कि मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है। और चिनाब अकेले ही नहीं, पंच नद के रूप में मिलती है। पंच नद के रूप में जब हम नदियों की बात करते हैं तो इसमें एक तो झेलम नदी आती है। कौन सी आती है? झेलम। एक नदी जो आती है वह आती है रावी। एक नदी जो आती है वह है सतलज, और एक नदी जो इसमें आती है वह है व्यास। इस तरह से जो है यह पूरा सिंधु नदी तंत्र बनता है। अब सिंधु नदी तंत्र में जब हम बात करते हैं तो यहां तो नदी है सतलज। कौन सी है? सतलज। और यह जो नदी है यह है व्यास। यह जो नदी है यह है रावी। यह है चिनाब और यह है झेलम। अब इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? दोआब। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। तो जो सतलज और व्यास नदियां हैं इनके बीच का क्षेत्र यह कहलाता है बिष्ट दोआब। क्या कहलाता है? बिष्ट। इसके बाद व्यास और रावी के मध्य जो है इसे कहा जाता है बारी दोआब। रावी और चिनाब के बीच में इसे कहा जाता है रचना दोआब। इसके ऊपर छाछ दोआब। और सिंधु और यह सिंधु सागर दोआब। और अभी हाल ही में सबसे ज्यादा जो प्रचलित नदी है वह सिंधु नदी है, और उसका कारण है सिंधु नदी समझौता, जो कि 1960 में किया गया था। 1960 में सिंधु नदी समझौते के तहत जो सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां हैं, जिन्हें हम पंच नद के रूप में जानते हैं, इसके जल के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन पहलगांव घटना के बाद में भारत सरकार ने इस सिंधु नदी समझौते को क्या कर दिया? रोक दिया।
रोक दिया का मतलब है कि अब सिंधु नदी समझौते के तहत जो जल का बंटवारा भारत और पाकिस्तान में होना था वह अब नहीं होगा। उसकी किसी प्रकार की जो है आंकड़े भारत सरकार पाकिस्तान को प्रेषित नहीं करेगा कि हम आपको पानी देंगे या नहीं देंगे। इसका भी जो है पाकिस्तान ने विरोध भी किया कि पाकिस्तान हमारे हक, जो भारत हमारे हक का जल रोक रहा है। लेकिन भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद में इस समझौते को रद्द कर दिया और इसीलिए हमें यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और वह इसी रूप में पूछे जाने की संभावना है। हमें सिंधु नदी समझौते के रूप में पूछे जाने की संभावना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो सकती है, लेकिन ज्योग्राफिकल पृष्ठभूमि नहीं है। ज्योग्राफिकल पृष्ठभूमि में यह क्षेत्र पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र किन नदियों के बीच में है। तो देखिए बिस्ट जो है वह सतलज और व्यास के बीच में है। यहां पर देखिए बिस्ट यहां व्यास और चिनाब के बीच में है, गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी। और जिस विद्यार्थी ने यह मैपिंग समझ रखी है उसको यह दोआब रटने की आवश्यकता नहीं है। बिस्ट, बारी, रचना, चाज और सिंधु सागर, सामान्यतः हमें इन चार को लेके प्रश्न पूछा जाता है। या तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछते हैं या फिर दक्षिण से उत्तर क्रम पूछा जाता है या फिर यह किन नदियों के बीच में। और यदि यह आपने अच्छे से समझ लिया है तो प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ए चिनाब, बी श्योक, सी सिगार, डी कपिली। अब यहां पे समझना सिंधु की सहायक नदियां। अब सिंधु की जब हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो सिंधु की सहायक नदियों को पढ़ने के लिए आपको सिंधु का जो है मानचित्र याद होना चाहिए कि सिंधु नदी किस तरह से जो है बहती है। यहां सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? अब सिंधु नदी इस प्रकार से यहां बह रही है तो सिंधु नदी का यहां क्या भाग होगा? यहां बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और यहां सब दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। जब सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करते हैं तो इसमें जो है वह है पंचनद, चिनाब नदी जो कि पंचनद के रूप में मिलती है। पंचनद का मतलब है 5 नदियों के सहयोग में एक नदी यहां हो गई, यहां पंचनद के रूप में कौन सी? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और। तो इसका मतलब है कि चिनाब नदी सिंधु की क्या है? सहायक नदी है। क्लियर? अब इसके बाद आती है दाईं ओर से। दाईं ओर से जो इसमें कई नदियां मिलती है, कुछ पाकिस्तान की ओर से आकर भी इसमें मिलती है, जिसमें श्योक नदी है, नुम्रा नदी है, कई सारी नदियां मिलती है। तो चिनाब, श्योक और सिगार यह तो सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन कपिली जो नदी है यहां सिंधु की सहायक नदी नहीं है। यह जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब आप
रिवीजन करें तो सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से पढ़ के जाएं पहले कि सिंधु नदी तंत्र में कौन सी नदियां हैं, भारत की ओर से कौन सी मिलती है, पाकिस्तान की ओर से कौन सी मिलती है, बाईं ओर से कौन सी मिलती है, दाईं ओर से कौन सी मिलती है। इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसे हम काबुल नदी के नाम से भी जानते हैं। कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर जो है सिंधु में मिलती है, जो कि दाईं ओर से मिलती है, और बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वह चिनाब के रूप में, पंचनद के रूप में जाके किसमें मिलती है, सिंधु। तो भारत की ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। इस तरह से हमें सिंधु की सहायक नदियों को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चला आगे बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। ए सतलज सतुद्री, रावी परुषणी, झेलम विपासा, चिनाब अस्किनी। अब देखिए जो सिंधु की सहायक नदियां, जो सिंधु नदी तंत्र है, जिसे इंडस नदी के नाम से, रिवर के नाम से हम लोग जानते हैं, तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उन्हें प्राचीन काल में जो हमारे वैदिक साहित्य है, पौराणिक ग्रंथ है, उन्हें अलग अलग नाम से जानते थे। अब यदि हम बात करें तो सतलज नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, सतुद्री कहा जाता था। रावी नदी को क्या कहा जाता था, परुषणी कहा जाता था। झेलम नदी को जो है विपासा नहीं कहा जाता था, और चिनाब को क्या कहा जाता था, अस्किनी कहा जाता था। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है, सी। जो झेलम नदी को प्राचीन काल में वितस्ता कहा जाता था, और जो व्यास नदी थी, व्यास नदी को प्राचीन काल में विपासा कहा जाता था। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। और झेलम नदी, इसके किनारे सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था, झेलम नदी के किनारे, और यहीं पर ही वूलर झील भी है। वहीं पर हम बात करें, झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध भी हुआ था। इतिहास में आप पढ़ते होंगे, वितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, झेलम नदी के किनारे लड़ा। वहीं पर हम रावी नदी को प्राचीन काल में परुषणी कहते हैं, जिसके किनारे दसराज युद्ध लड़ा गया था। तो यह ध्यान रखना, हमें एग्जाम में विशेष रूप से वही चीजें पूछी जाती है जो किसी न किसी कारण से चर्चित रहती है या उनकी विशेषता होती है। और सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह आता है कि यह सीप की ला दर्रा, सीप की ला दर्रा जो कि कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। सीप की ला दर्रे से भारत में यह प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से हमें भारत के भू आकृति प्रदेश में दर्रे और नदियों को आधार बनाकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विष्णु प्रयाग का संबंध है। ए भागीरथी अलकनंदा, बी अलकनंदा मंदाकिनी, सी अलकनंदा पिंडार, डी अलकनंदा धौली गंगा। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब समझना सबसे पहले तो यह क्या है, तो उत्तराखंड जो कि अभी हाल ही में बादल फटने के कारण काफी चर्चित रहा है, तो उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जानते हैं, पवित्र भूमि के नाम से, और भारत के एक पर्यटक राज्य के रूप में भी जाना जाता है। अब उत्तराखंड में गंगा और गंगा नदी से पहले का जो भाग है, ये 5 संगम हैं जिन्हें पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं।
और उन पंच प्रयाग में सबसे उत्तर में जो है वह है विष्णु प्रयाग, जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे समझना, यहां से यहां जो नदी है यहां है भागीरथी नदी। यहां भागीरथी नदी है और इसमें एक नदी आकर मिलती है अलकनंदा। और अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलती है इस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किससे हो गया? देवप्रयाग से। देवप्रयाग से पहले एक नदी जो इसमें आकर मिलती है, किसमें? अलकनंदा में, वह है मंदाकिनी नदी। जिस स्थान पर मिलती है उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी का यह है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से पहले एक नदी जो कि अलकनंदा में आके मिलती है जिसे कहा जाता है पिंडार नदी। जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे कहा जाता है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार का यहां क्या हो गया? तो चौथा जो है वह कौन सा है? इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसे कहा जाता है धौली गंगा। जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि पंच प्रयाग है, या तो 4 ही प्रयाग हुए। तो इसमें एक और नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी। और नंदाकिनी जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे कहा जाता है नंद प्रयाग। और इस तरह से उत्तराखंड में पंच प्रयाग का निर्माण होता है। उसमें से एक प्रयाग विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछा जाता है, देव प्रयाग के रूप में, रुद्र प्रयाग के रूप में, कर्ण प्रयाग के रूप में, विष्णु प्रयाग या नंद प्रयाग के रूप में, कि यह किन नदियों के संगम पर स्थित है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसका जो सही उत्तर है वह है डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नदी और सहायक नदी का असुमेलित युग्म है? ए तीस्ता नदी, रंगित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कापिली नदी, यमुना नदी, सोन नदी, गंगा नदी, महानंदा नदी। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें असुमेलित है। तो जब हम तीस्ता नदी की बात करते हैं जो सिक्किम से निकलती है, जिस पर तीस्ता नदी जल समझौता जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवादित है, तो यह जो तीस्ता नदी है उसकी सहायक नदी है रंगित नदी। तो रंगित नदी जो है यह तीस्ता की सहायक नदी है और तीस्ता जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पहला क्लियर। अब दूसरा है वह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है एक कौन सी? कापिली नदी। ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियां हैं जिसमें तीस्ता नदी भी है, सुबनसिरी भी है, मानस भी है, कामांग भी है, धनसिरी भी है, बराक नदी भी है, लोहित नदी भी है। कई सारी ब्रह्मपुत्र की, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से
सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, जबकि लंबाई में सबसे लंबी है गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी एक सहायक नदी है कपिली। कपिली के अलावा इसकी सहायक नदियों में जब हम बात करते हैं तो एक तो है सुबनसिरी भी इसकी सहायक नदी है, धनसिरी भी इसकी सहायक नदी है, बराक भी इसकी सहायक नदी है, लोहित भी इसकी सहायक नदी है, कामांग भी इसकी सहायक नदी है, मानस भी इसकी सहायक नदी है, और तिस्ता भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद आता है यमुना नदी सोन। अब ध्यान रखना, यमुना जो नदी है यह गंगा की सहायक नदी है, और यमुना की सहायक नदियों में एक तो नदी है चंबल नदी है, केन है, बेतवा। यहां यमुना की है। सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यहां किसकी? गंगा की सहायक नदी है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। और गंगा की सहायक नदी कौन सी है? महानदा। गंगा की सहायक नदियों में जो हमें विशेष रूप से पूछी जाती है वह है एक तो गोमती नदी है, एक गागरा नदी है, एक गंडक नदी है, एक कोशी नदी है, महानंदा नदी है। इसके अलावा यमुना नदी है, सोन है। यहां सब जो है गंगा की सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है, इसीलिए ध्यान रखना मुख्य नदी कौन सी है, उसकी सहायक नदियां कौन सी है, और उप सहायक नदियां कौन सी, विशेष रूप से अपवाह तंत्र में पूछा जाता है। और सहायक नदियों का प्रश्न या तो आता है गंगा से या फिर आता है ब्रह्मपुत्र से, कि गंगा की कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। क्यों? क्योंकि सिंधु की सहायक नदियां पंच नदी के रूप में ही पूछी जाती है, बाकी अधिकांश नदियां पाकिस्तान की ओर से आके जो है सिंधु में मिलती है। हाँ, सहायक नदियां हमें पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में जहां कंफ्यूजन होता है वह सबसे ज्यादा होता है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में, और गंगा की सहायक नदियों में विशेष रूप से कंफ्यूजन होता है, और इसीलिए हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। क्लियर? चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? ए चंबल नदी, बी दामोदर नदी, सी कोशी नदी, डी हुगली नदी। सभी जानते हैं कि जो कोसी नदी, जिसे नेपाल में क्या कहा जाता है? अरुण नदी के नाम से जो नेपाल में बहती है, वह इस तरीके से भारत में बहती है। तो यह जो नदी है, यह कौन सी नदी है? और कोशी नदी जो है वह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? सी। और कोसी नदी के कारण जब कोसी नदी मार्ग परिवर्तन करती है तो कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। या तो डायरेक्ट पूछा जाता है बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पानी की आवक होती है तो यह मार्ग परिवर्तन कर लेती है, जिससे आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, इसीलिए इसे हम बिहार का शोक कहते हैं। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जो है
अवनालिका अपर्दन, उत्खात स्थलाकृति, और बीहड़ के लिए जानी जाती है। दामोदर नदी, जिसे क्या कहा जाता है? बंगाल का अशोक। जिस तरह से कोसी नदी के कारण बिहार में जो है बाढ़ की स्थिति बनती है, उसी प्रकार दामोदर नदी के कारण बंगाल में बाढ़ की स्थिति बनती है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहते हैं। एक और ध्यान रखना, इसे ही क्या कहे जाते हैं? जीवित मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। यहां भी प्रश्न आता है, जीवित मरुस्थल किसे कहा जाता है? दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी जिस क्षेत्र में बहती है वहां पर आसपास औद्योगिक क्षेत्र है, और औद्योगिक क्षेत्र का रसायन युक्त जल जब दामोदर नदी में आता है, और दामोदर नदी जब प्रवाहित होती है तो अपने साथ लाए गए रसायन युक्त जल को आसपास के क्षेत्र में फैला देती है, जिससे आसपास का क्षेत्र मरुस्थल में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसे जीवित मरुस्थल की संज्ञा दी गई। साथ ही दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, इस बंगाल के शोक पर बाढ़ नियंत्रण के लिए दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी घाटी का निर्माण किया गया, जो कि किस पर? टेनेसी नदी, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना, यहां टेनेसी नदी घाटी परियोजना मॉडल पर आधारित है, और टेनेसी नदी घाटी परियोजना यहां यूएसए की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, और वर्तमान में भारत और अमेरिका यूएसए के जो संबंध है वह सबसे ज्यादा चर्चित है टैरिफ के कारण, कि पहले जो भारत अमेरिका पर क्या रहता था? निर्भर रहता था। भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत के द्वारा अपने इस भूमंडलीकरण के दौर में अपने व्यापार को या अपनी आर्थिक गतिविधियों को न केवल अमेरिका के साथ बल्कि विश्व के अन्य देशों के साथ सुदृढ़ किया है, और जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के कई देशों में भारतीय मुद्रा में व्यापार हो रहा है। इसीलिए भारत की जो है आर्थिक दृष्टि से यूएसए पर निर्भरता है वह काफी हद तक कम हुई है, और उसी का ही परिणाम यह है कि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत ने इसके लिए जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, जो हमारे देश में ही निर्मित हो रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया, और परिणाम स्वरूप अमेरिका के द्वारा 50% तक टैरिफ लगाने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर जो है आगे की ओर जा रही है, और वर्तमान में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है, जिसने जापान की अर्थव्यवस्था को भी पीछे रखा है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि हर एक प्रश्न का उत्तर आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखकर, सोचकर, समझकर देना होगा, और मैं उन्हीं ही प्रश्नों की बात कर रहा हूं जो किसी कारण से चर्चित रहे हैं। वर्तमान के वैश्विक समझौतों में देखा जाए तो यूएसए और भारत के समझौते, जबकि यूएसए की टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर दामोदर नदी घाटी मॉडल का निर्माण किया गया, और यहां स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना मानी जाती है, और इसीलिए एग्जाम में अधिकांश प्रश्न
वे ही पूछे जाते हैं जो चर्चित घटनाओं से संबंधित होते हैं। क्लियर? और इस प्रकार से हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें प्रश्नों की तैयारी करनी है। और यहां जो हमारी सीरीज है, यहां एक तरह से सैचुरेटेड प्रश्न जिसे हम लोग कहते हैं, जो सबसे ज्यादा चर्चित हैं, एक प्रश्न में कई प्रश्नों का समावेश है, उन प्रश्नों के आधार पर हम यह सीरीज को पूरा करने वाले हैं। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। ए, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी, बी, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, डी, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी, डी, धुआंधार जलप्रपात ताप्ती नदी। अब इसमें से कौन सा एक असुमेलित है? अब देखिए, भारत में जब हम जलप्रपात, झरनों की बात करते हैं, वाटरफॉल की बात करते हैं, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है कांचीकुल। लेकिन जब हम एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम जोग जलप्रपात, जिसे गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, सबसे ऊंचा है। लेकिन वहां प्रायद्वीपीय नदियों पर है। जब हम उत्तर भारत की हिमालय तंत्र की नदियों पर हम बात करते हैं तो उसमें चित्रकूट जलप्रपात यह इंद्रावती नदी पर किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। यह क्या है? सही है। हुंडरू जलप्रपात यह स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। यह भी सही है। कपिलधारा जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। यह भी सही है। लेकिन धुआंधार जलप्रपात यह भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, जबलपुर के पास है। जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? डी। तो इसलिए जब आप भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन करें तो भारत में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं, झरने, विशेष रूप से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर और उत्तर भारत की नदियों पर, हिमालय तंत्र की नदियों पर जो जलप्रपात है, उन जलप्रपात को भी एक बार अच्छे से देख के जाना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट प्रश्न हमें जलप्रपात से पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमें हिमालय तंत्र की नदियों को लेके, सिंधु नदी तंत्र को लेके, गंगा नदी तंत्र को लेके, यमुना नदी तंत्र को लेके, नदियों के उपनाम को लेके, नदियों की विशेषता को लेके और जलप्रपात को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस पर हमने चर्चा की। तो ये तो था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने भारत के अपवाह तंत्र में अपवाह तंत्र के प्रतिरूप और हिमालय नदी तंत्र को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी, उस पर हमने चर्चा की। लेकिन यह जो सीरीज है, यह तो हमारे आगामी माह में जो सेकेंड ग्रेड के एग्जाम होने वाले उनके लिए। लेकिन आप में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, आगामी जो सेकेंड ग्रेड की भर्ती है उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिसके एग्जाम 2026 में होंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए एलएम ज्योग्राफी एक ऑफर भी लेके आया है, ताकि विद्यार्थी एलएम ज्योग्राफी परिवार से जुड़े, ज्योग्राफी का अपने विषय की समझ के आधार पर बदलते परीक्षा पैटर्न और नवीनतम आंकड़ों आधारित भूगोल का अध्ययन करें और अध्ययन करने के साथ साथ ऐसे प्रश्न के माध्यम से स्वयं का मूल्यांकन करें और उसके बाद जब वह परीक्षा में बैठें तो निश्चित रूप से अधिकतम प्रश्नों को सही करते हुए सफलता की नई कहानी लिखें। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एलएम ज्योग्राफी अपने सभी कोर्सेज जो ऑनलाइन कोर्सेज है उन पर स्वतंत्रता दिवस ऑफर जो है वह 31 अगस्त तक बढ़ा दिए हैं कि जो भी विद्यार्थी एलएम ज्योग्राफी परिवार से जुड़ना चाहता है वह 31 अगस्त तक हमारे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में राजस्थान भूगोल, सेकंड पेपर भूगोल, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जिसमें राजस्थान, भारत और विश्व का भूगोल, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और एसएसटी का जो पोर्शन है वह, उसके अलावा थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए
राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, शैक्षिक परिदृश्य, सामान्य ज्ञान, भाषा साहित्य और समसामयिकी, इन सब का एक कॉम्बो पैक लेके आया है, जो कि फर्स्ट लेवल की तैयारी करने वालों के लिए भी है, सेकेंड ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए भी है, और जो रीट एसएसटी की मुख्य थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ विश्व के भूगोल का भी समावेश करके हमने यह स्वतंत्रता दिवस ऑफर दिया है। तो जो विद्यार्थी एलएम ज्योग्राफी से पढ़ना चाहे, एग्जाम तक पढ़ना चाहे, सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहे, उनका एलएम ज्योग्राफी परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।